कैसे हो दोस्तों। सामान्य वित्तीय और लेखा नियम, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम जी एफ एंड आर का अपन क्या कर रहे हैं दोस्तों। तीसरा पेपर आज सोल्व कर रहे हैं। 2015 वाला पेपर अपन ने सोल्व कर लिया, 2011 वाला पेपर अपन ने कल सोल्व किया था। आज दोस्तों 2016 वाला पेपर सोल्व करेंगे दोस्तों। तीनों पेपर सोल्व करने पर अपने 75 क्वेश्चन हो जाएंगे दोस्तों। 75 में से मैं आपको ज्यादा क्वेश्चन की नहीं बोल रहा, 5 क्वेश्चन की बोल रहा हूँ। 5 क्वेश्चन इन्हीं 75 क्वेश्चन में से आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। 25 क्वेश्चन आएंगे इसमें, जिसमें से 5 क्वेश्चन तो इस प्रीवियस ईयर इन पेपरों में से मिल जाएंगे। तो दोस्तों अपन एक एक क्वेश्चन को सोल्व करना प्रारंभ करते हैं, ना अधिक समय वेस्ट किए बिना। दोस्तों जब आपको अगर क्लासें अच्छी लग रही है तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको सर क्लासें कैसी लग रही हैं। और दूसरा दोस्तों, आप एग्जाम तक जुड़े रहें दोस्तों, आपके लिए कुछ न कुछ अच्छा लेके आता रहूंगा मैं समय समय पे। तो दोस्तों एग्जाम तक आप जुड़े रहें, और जुड़े रहने के लिए आप अपने चैनल को क्या करोगे, सब्सक्राइब करोगे, ताकि आपको अपनी कोई भी क्लास कभी भी आए तो नोटिफिकेशन आ जाए उसका। तो दोस्तों एक एक क्वेश्चन करके अपन सोल्व करना प्रारंभ करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन देखिए। दोस्तों अपन किसके क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, जो दोस्तों अपन जी एफ एंड ए आर जी एफ एंड ए आर के अपन क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें से कौन सा सिद्धांत वित्तीय औचित्य का, दोस्तों ये वित्तीय औचित्य का सिद्धांत का अपना तीसरा क्वेश्चन आया है। दोस्तों 2011 वाले पेपर में भी ये क्वेश्चन है, देख लेना। 2015 वाले क्वेश्चन में पेपर में भी ये क्वेश्चन है, और 2016 वाले पेपर में भी वित्तीय औचित्य का क्वेश्चन है। इसका मतलब दोस्तों आपके आने वाली एग्जाम में भी 90% वित्तीय औचित्य का क्वेश्चन, यानी कि नियम संख्या 10 का क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएगा। एग्जाम में यूं का यूं आने वाली एग्जाम में भी नियम संख्या 10 का मिल जाएगा। वित्तीय औचित्य से संबंधित आप याद रख लेना कौन सा नियम है। तो आपसे पूछे कि वित्तीय औचित्य से संबंधित कौन सा नियम है, तो नियम संख्या 10 होगा। तो दोस्तों अब ये क्या कह रहा है वो उस पे बात करते हैं। निम्न में से कौन सा सिद्धांत वित्तीय औचित्य के स्तर में नहीं माना जाता। दोस्तों नियम संख्या 10 क्या कहता है कि कोई भी सरकारी धनराशि को व्यय करते समय उतनी ही सावधानी बरतनी चाहिए जितनी स्वयं की जेब से राशि व्यय करते समय बरतते हैं, तथा उतनी ही मितव्ययिता बरतनी चाहिए, यानी कि अति आवश्यक होने पर व्यय करना चाहिए। मितव्ययिता बरतनी चाहिए जितना स्वयं की राशि के लिए बरतते हैं। तीसरा, अवसर की मांग के अनुसार ही व्यय किया जाना चाहिए, ये बातें इसमें है। तो एक एक पॉइंट को अपन देखेंगे। भत्ते लाभ का स्रोत होने चाहिए। दोस्तों ऐसी तो कोई बात इसमें कही नहीं गई है, लेकिन फिर भी अपन आगे के ऑप्शन देते हैं। अवसर की मांग के अनुसार वह, दोस्तों बिल्कुल कहा गया है इसमें अवसर की मांग के अनुसार वह होना चाहिए, ये बात तो सही है। तो पूछ क्या रहा है, सही नहीं है, नहीं को अंडरलाइन कर लेंगे क्वेश्चन पढ़ते समय ही। मैंने आपको बताया था पहले वाले पेपर सोल्व कर रहे थे कि जहाँ पे भी नहीं है आए तो उसके नहीं को पहले ही अंडरलाइन कर लेंगे, ताकि आपको नहीं है को है मान के उत्तर गलत नहीं दे। अवसर की मांग के अनुसार वह करना, दोस्तों ये सही है। अवसर की मांग के अनुसार व्यय करना सही है। स्वयं के धनराशि की तरह लोक निधि के व्यय में सावधानी बिल्कुल सही है। उतनी ही सावधानी बरतनी चाहिए जितनी स्वयं की जेब से व्यय कर रहे हैं, उतने समय सरकारी धनराशि को व्यय करनी, ये भी बात सही है। वित्तीय औचित्य में लिखा हुआ है सभी स्तर पर पूर्ण मितव्ययिता, ये भी बात सही है, मितव्ययिता होनी चाहिए सभी स्तर पर। लेकिन दोस्तों अपने से पूछ तो क्या रहा है, सही नहीं है वो पूछ रहा है। तो दोस्तों ये भी सही है, ये भी सही है, और ये भी सही है। तो सही कौन सा नहीं है, पहला नहीं है। इसका उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब दोस्तों संविधान के अनुच्छेद मैंने आपको बताया था तीनों पेपर में, 2011 वाले पेपर में, 2015 वाले पेपर में, और 2016 का जो अपन अभी पेपर कर रहे हैं उसमें ये क्वेश्चन वापस से आ रहे हैं। मैंने आपको कहा था कि एक क्वेश्चन आपको दोस्तों 90% नहीं, दोस्तों 90%, 10% में मान के चल रहा हूँ। वैसे तो ये क्वेश्चन 100% मिलेंगे। नियम संख्या 10 का क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा। अनुच्छेद 266 अनुच्छेद से संबंधित, दोस्तों अनुच्छेद
अनुच्छेद से संबंधित प्रश्न 90% आपको मिलेगा एग्जाम में। 90% अनुच्छेद से संबंधित प्रश्न मिलेगा। संविधान के अनुच्छेद 266(1) में परिभाषित निधि है। संविधान के अनुच्छेद 266(1) में कौन सी निधि परिभाषित है? मैंने आपको बताया था कि जितने भी अनुच्छेदों का वर्णन किया गया है सामान्य वित्तीय लेखा नियम में, वो सभी अनुच्छेद आप याद कर लें। तो दोस्तों 266(1) किसके संबंध में था? अपन पढ़ के आए थे, संचित निधि। 266(1) में संचित निधि का वर्णन है। 266(2) में किसका वर्णन है? 266(2) में लोक लेखा निधि। और 267(2) में किसका वर्णन है? आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि का है 267(2) में। और नियम 268(2) में किसका उल्लेख है? स्थानीय निकाय निधि। तो दोस्तों ये मैंने आपको कहा था कि ये चारों पॉइंट आप याद कर ले, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। तीनों पेपर में 2011 वाले में भी दे रखा था, 15 वाले में भी, और आज अपन 16 वाला सोल्व कर रहे हैं। अपन ने ये 2011 वाला भी पेपर सोल्व करा रखा है, 15 वाला भी। इनमें आप देख सकते हैं दोनों पेपर में ये संविधान के अनुच्छेद से संबंधित क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो दोस्तों अनुच्छेद याद कर लें जो भी अनुच्छेद से संबंधित है। तो दोस्तों ये तीनों में है। तो दोस्तों स्थानीय निधि से संबंधित कौन सा है? तो आपकी अनुच्छेद नहीं है, इसमें नियम है। स्थानीय निधि से संबंधित 268(2) नंबर नियम में इसका वर्णन है, नियम है दोस्तों। ये याद रखना, ये अनुच्छेद नहीं मान के उत्तर देना। आकस्मिक निधि का वर्णन 267(2) में है दोस्तों। राज्य की संचित निधि का वर्णन 266(1) में है। तो दोस्तों उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका। 27 में दोस्तों 266(1) किसके संबंध में? संचित निधि के संबंध में। तो दोस्तों ये अपना दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा, जब किसी किराया योग्य भवन का रखरखाव, दोस्तों भवन के किराया के संबंध में अपना नियम कौन सा है? रख रखाव भवन का निर्माण के लोक निर्माण विभाग के अलावा अन्य किसी सिविल विभाग को सौंपा गया हो तो बकाया किराए की वसूली के लिए उत्तरदायी होगा दोस्तों संबंधित विभाग होगा। और विभाग में मुखिया कौन होता है? विभाग अध्यक्ष होगा। तो दोस्तों फाइनली रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? विभाग अध्यक्ष होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों तो सत्य पे टिक को अंडरलाइन कर लेंगे। मूल रसीद के खो जाने पर डुप्लीकेट रसीद जारी की जा सकती है। सामान्यतः जारी नहीं की जाती है। सामान्यतः डुप्लीकेट रसीद जारी नहीं की जाती है। तो ये क्वेश्चन का ये पॉइंट तो गलत हो गया। केवल क्या जारी किया जाता है? प्रमाण पत्र, और वो भी क्या लेके? शुल्क लेके। दोस्तों ये क्वेश्चन भी अपने 2015 वाले पेपर में भी था और 2016 वाले में भी डुप्लीकेट रसीद से संबंधित क्वेश्चन आया है। दोस्तों नियम कौन सा है डुप्लीकेट रसीद का? नियम 47 है। डुप्लीकेट रसीद का वर्णन 47 में किया गया है। वित्तीय वर्ष में एक बार ही रोकड़ का सत्यापन किया जाएगा, नहीं प्रत्येक माह। दोस्तों ये इस नियम संख्या प्रत्येक माह पहले लिखते हैं। प्रत्येक माह कौन करेगा? कार्यालय अध्यक्ष। नकद शेष का क्या करेगा? सत्यापन करेगा। तो साल में तो 12 बार हो गया, वर्ष में एक बार ही थोड़ी है, 12 बार होगा। दोस्तों ये भी ऑप्शन गलत हो गया, सत्य नहीं है। और ये नियम किसमें है दोस्तों? नगद शेष का सत्यापन का नियम है, नियम संख्या कौन सा नियम है दोस्तों? नगद राशि के सत्यापन के संबंध में कौन सा नियम है? एक मिनट रुकिएगा दोस्तों।
ये 1 मिनट रुकिएगा। दोस्तों नियम 51 है दोस्तों, नियम संख्या कौन सा है ये? 51 है। नियम संख्या 51, नगद शेष के सत्यापन के संबंध में कौन सा नियम आपसे पूछे तो नियम संख्या 51, नगद शेष के सत्यापन के संबंध में डुप्लीकेट चाबियां लॉकर में रखी जाएंगी नहीं दोस्तों, संबंधित विभाग में रखी जाएंगी, उच्च अधिकारी के पास रखी जाएंगी। और ऐसा किस में कहा गया है? तो दोस्तों यह अभिरक्षा वाले नियम में इसका वर्णन है, तो नियम संख्या 53 में इसका वर्णन है। फिर डुप्लीकेट चाबियों वाला भी पॉइंट गलत हो गया कि उच्च अधिकारियों की अभिरक्षा में रखी जाएंगी, बैंक लॉकर में नहीं रखी जाएंगी चाबियां। गैर सरकारी राशि को सरकारी राशि के साथ नहीं मिलाया जाना चाहिए, यह बात बिल्कुल सही है। गैर सरकारी राशि को सरकारी राशि के साथ नहीं मिलाया जाना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा इसमें। अब सरकार की ओर से राशि प्राप्त करने वाला कर्मचारी विभाग शिक्षा विभाग के अलावा भुगतानकर्ता को प्रारूप में रसीद जारी करेगा। दोस्तों ये क्वेश्चन भी अपना 2011 वाले पेपर में भी है, 2015 वाले पेपर में भी है और 2016 वाले पेपर में भी है दोस्तों, और 90% आपके पेपर में भी इनमें से ये जो ऑप्शन में जीए दे रखे हैं इन्हीं में से एक क्वेश्चन बना के पूछेगा। 90% आपको भी ऐसा ही इसी प्रकार से, चाहे नियम 48 पूछ, जी 48 पूछ ले, जी 56 पूछ ले, जी 55 पूछ ले, इसी प्रकार से आपको पूछेगा। तो सरकार की ओर से राशि प्राप्त कर रहा है, शिक्षा विभाग के अलावा प्राप्त करने का रसीद, रसीद का प्रारूप किस में दे रखा है? तो दोस्तों 55 में है। जी 55 में रसीद का प्रारूप दे रखा है, तो जी 55 को टिक करेंगे। शिक्षा विभाग में कौन सी है? शिक्षा विभाग में जी 56 में रसीद जारी की जाती है, तो जी 55 को टिक करेंगे। 130 में जी 55 को टिक करेंगे। और ये रसीद का प्रारूप हेडिंग दे रखा है, किस नियम का हेडिंग है? रसीद का प्रारूप नियम संख्या 45 का है। और 45 में क्या कह रहा है? 55 में रसीद रखी जाएगी। नियम 45 में कह रहा है कि 55 में रसीद रखी जाएगी। तो दोस्तों ये हो गया अपना जी 48। एक एक बता ही देता हूं मैं दोस्तों। जी 57 का अपना वास्ता नहीं है। जी 48 किसके संबंध में है? रोकड़ के संबंध में, रोकड़ भाई। और जी 57 भी दोस्तों बता देता हूं मैं आपको दोस्तों। जी 48 रोकड़ भाई का प्रारूप दे रखा है। जी 56 में मैंने आपको अभी अभी बताया कि जी 56 में दोस्तों किसका प्रारूप दे रखा है? जी 56 में शिक्षा विभाग का प्रारूप दे रखा है। जी 55 में शिक्षा विभाग के अलावा अन्य कर्मचारियों को जो रसीद जारी की जाती है उसका प्रारूप है। और जी 55 में प्रारूप है। 45 में 55 में दोस्तों, नियम 45 में 55 में प्रारूप दे रखा है। 45 के 55 में प्रारूप किसका दे रखा है? रसीद का प्रारूप जी 55 में दे रखा है। नियम 45 है, नियम 45 है। तो दोस्तों आपको यहाँ तक के नियम समझ में आए होंगे, इसी उम्मीद के साथ मैं आपको बता रहा हूँ। एक पॉइंट और बच गया ना अपना, जी 57 और बच गया दोस्तों। तो दोस्तों जी 57 का मेरे हिसाब से, वैसे तो अपने इसमें जो जूनियर अकाउंटेंट का सिलेबस है ना, इसके अंतर्गत जी 57 का वर्णन कहीं पे नहीं हुआ है। बाकी मेरे ध्यान नहीं आ रहा फिलहाल, तो दोस्तों मैं आपको ये बाद में बता दूंगा जैसे ही मेरे ध्यान आएगा। जी 48 तो 100% रोकड़ बही है। जी 56 शिक्षा विभाग का है, अन्य विभागों के लिए जी 55 है। और जी पैद नियम संख्या 45 में रसीद का प्रारूप दे रखा है। आप ये बातें याद रख लें, इन्हीं में से ज्यादातर क्वेश्चन पूछेगा, इन तीनों में से आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आपको एक प्रारूप था त्रुटि, त्रुटि का वर्गीकरण करके भेजने के संबंध में एक और था, तो वो दोस्तों जी 15 था। जी 15 में त्रुटि का वर्गीकरण करके भेजता है, वो भी दोस्तों प्रारूप महत्वपूर्ण है। तो ये दोस्तों जीए में जो प्रारूप दे रखे हैं तो 10 के लगभग सारे ही हैं, तो सभी याद कर लेना। तो दोस्तों ये अपन इस नियम का उत्तर वैसे आपको बता देता हूँ दोस्तों, जी 55 आ गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन।
सामान्य विभाग में रसीद बुक तो वो का वो क्वेश्चन रिवाइज हो रहा है, अपन पढ़ के आए। रसीद बुक का प्रारूप 55 में जी है। शिक्षा विभाग में 56 में रसीद बुक का प्रारूप। सरकारी राशि के लेन देन के लिए रोकड़ पुस्तिका का प्रारूप 48 में है जी, 48 में दे रखा है। गैर सरकारी राशि के लेन देन का प्रारूप जी 50 में दे रखा है। सरकारी राशि के लेन देन के लिए 48, गैर सरकारी के लिए 50 में दे रखा है। तो दोस्तों आप मिला लीजिए, शुरू में 55 होना चाहिए, फिर 56, फिर 48 और फिर 50। तो 55, 56, 48, 51 है। तो दोस्तों ये तो होगा नहीं, 55 नहीं है दोस्तों, शुरू में 55 आना चाहिए था, गलत है। शुरू में 55 इन दोनों में है। 56 दूसरा नंबर पे 56 आएगा, 56 भी है। तीसरे नंबर पे 48 आएगा, इसमें 50 दे रखा है और 51, ये गलत है। तो दोस्तों ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 55, 56, 48 और 50। तो दोस्तों ये चारों प्रारूप याद कर लें, 100% इस जीए में से ये प्रारूप का आपको क्वेश्चन मिल जाएगा वहां पे, तो ये भी याद रखें। राज्य सरकार की ऐसी वित्तीय शक्तियां जो किसी प्राधिकारी को प्रत्यायोजित नहीं की गई हो, वो शक्तियां वित्त विभाग में निहित रहती हैं। और इसका नियम कौन सा है दोस्तों? नियम संख्या 61 दे रखा है कि जो भी शक्तियां किसी अन्य विभाग में प्रत्यायोजित नहीं की गई है वो वित्त विभाग में निहित होंगी। नियम संख्या 61 से क्वेश्चन है। नियम संख्या 61 किसके संबंध में? नियम संख्या 61 का पूरा एक लाइन का ही नियम उसमें लिखा हुआ है कि जो ये यो की यो लाइन है, राज्य सरकार ऐसे वित्तीय शक्तियों का जिनका प्रत्यायोजन नहीं किया गया है वो वित्त विभाग में निहित रहती हैं। इसीलिए मेरे को ये तुरंत याद आया, वित्त विभाग में निहित रहती हैं। नियम संख्या 61। हानियों के अपलेखन की समस्त स्वीकृतियां प्रत्येक मामले में लिए जांच के लिए भेजी जाती हैं दोस्तों। हानियों के अपलेखन की जब बात कर रहा है दोस्तों, तो महालेखाकार को प्रत्येक स्वीकृति हानि के अपलेखन की भेजी जाती है। किसको भेजी जाती है प्रत्येक हानि के अपलेखन की स्वीकृति? दोस्तों प्रत्येक हानि जो भी होगी उसके अपलेखन की स्वीकृति किसको भेजी जाती है? महालेखाकार को भेजी जाती है। आप ये याद रख लें दोस्तों, ये महत्वपूर्ण है वैसे भी कि महालेखाकार को जो भी कोई अपन अपलेखन करते हैं तो उसकी स्वीकृति किसको भेजी जाती है? महालेखाकार को। दोस्तों अपन ने अब अपन अगला क्वेश्चन देखेंगे। सरकार के विरुद्ध दावों का एक विवरण जिसमें सकल मदवार दावे के स्वरूप व राशि का ब्यौरा होता है। राशि का ब्यौरा होता है। दोस्तों पहले वाले क्वेश्चन में एक बात और बता देता हूं, चलो आपको। ये स्वीकृतियां हानियों के अपलेखन के संबंध में नियम कौन सा है? हानियों का अपलेखन का नियम भी आपको बता देता हूं। नियम 66 में हानियों के अपलेखन की सूचना महालेखाकार को देने के संबंध में है। महालेखाकार को देने के संबंध में नियम 66 में दे रखा है। तो दोस्तों ये नियम संख्या। अब अगला क्वेश्चन, सरकार के विरुद्ध दावों का एक विवरण जिसमें सकल मदवार राशि का ब्यौरा होता है, साधारण रसीद शामिल है, को क्या कहा जाता है? दोस्तों सरकार के विरुद्ध दावे किसमें बिल बना के पेश किए जाते हैं? दोस्तों बिल की परिभाषा किस में दे रखी है? नियम 75 में दे रखी है। और बिल इसमें क्या आएगा? बिल आएगा। दोस्तों 35 क्वेश्चन नंबर, 1000 रुपए से अधिक के उप वाउचर को भेजे जाएंगे। तो दोस्तों महालेखाकार के पास 1000 रुपए से अधिक के वाउचरों की सूचना महालेखाकार के पास भेजी जाएगी। और ये नियम संख्या 121 में कह रहा है। नियम संख्या 21 में कहा गया है कि 1000 रुपए से अधिक के उप वाउचरों को महालेखाकार के पास भेजा जाएगा। चेक या बिल कब वाउचर बन जाते हैं? जब दोस्तों चेक या बिल कब वाउचर बनेंगे? तो दोस्तों ये विधिवत रसीद देने, उन पर भुगतान किया, निरस्त लिखते ही वाउचर बन जाएंगे, यानी कि वही प्रूफ हो जाएंगे। वाउचर होता है एक तरह से भुगतान का प्रूफ है। तो जैसे ही बिल या चेक है उस पर भुगतान किया या निरस्त किया लिख दिया तो ही वो क्या हो जाएंगे? वाउचर बन जाएंगे, यानी प्रूफ बन जाएंगे कि भुगतान किया है नहीं किया। भुगतान की समस्त राशियां जिसको रसीदों पर टिकट लगाना वो आवश्यक होना चाहिए 5000 रुपए से अधिक। दोस्तों 5000 रुपए से दोस्तों
10,000 रुपए का सामान्य वित्तीय लेखा नियम में कहीं वर्णन नहीं होगा, लगाना चाहिए तब तक कि वह स्टाम्प ड्यूटी से मुक्त नहीं हो। तो 5,000 या अधिक और दोस्तों 5,000 से अधिक। दोस्तों आपको ऑप्शन दोनों दे दिए, 5,000 से कम ये दो तो सीधे कट गए। तो ऑप्शन बी और ए में से आपका उत्तर आएगा। तो दोस्तों इसमें उत्तर क्या आएगा ये दोस्तों पहले तो बता देता हूँ। नियम संख्या 85 है। नियम संख्या 85 है किसके संबंध में? रसीद पर टिकट लगाने के संबंध में। रसीद पर टिकट लगाने के संबंध में नियम 85 है। और नियम 85 क्या कहता है दोस्तों? 5,000 रुपए से अधिक, 5,000 से अधिक की राशि पर लगता है या अधिक नहीं है वहां पे कहीं भी। दोस्तों ये पेपर है ना, ये जो अपन 2016 वाला पेपर कर रहे हैं ये सभी में स्तरीय पेपर है, अच्छे स्तर का पेपर है। इसी प्रकार का आपको पेपर मिलने वाला है। समयातीत के दावों के समर्थन में पूर्व जांच के लिए अपेक्षित नहीं है। समयातीत क्लेम के लिए जब अपन दावों की क्या करेंगे, जांच करेंगे, तो पूर्व में अपेक्षित नहीं है। तो दोस्तों किसकी अपेक्षा नहीं है? तो दोस्तों पहले तो ये नियम समयातीत क्लेम में दावों की जांच के संबंध में नियम 92 है, 92 है। और इसमें क्या कह रखा है? जांच के लिए आवश्यक दस्तावेज नियम 92 किसके संबंध में है? समयातीत समयातीत क्लेम के लिए आवश्यक दावों, समयातीत क्लेम के लिए आवश्यक दावों के संबंध में नियम संख्या 92 है। और इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है दोस्तों, एक एक पकड़ के अपन उत्तर पढ़ते हैं। समयातीत, अपन ने पहले तो नियम देख लिया। समयातीत क्लेम के संबंध में दस्तावेज के चेक करने के संबंध में दस्तावेजों की आवश्यक दस्तावेज, आवश्यक समयातीत क्लेम की जांच के लिए आवश्यक दस्तावेज के संबंध में नियम 92 है। तो कोषाधिकारी एक प्रमाण पत्र की अभिलेख के अनुसार पूर्व में दारा भुगतान नहीं किया गया, ये नहीं होगा। दोस्तों एक तो संबंधित व्यक्ति से प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे कि उसने भुगतान प्राप्त नहीं किया है, कि उससे बंद पत्र भी प्राप्त करेंगे क्षतिपूर्ति, ये भी पॉइंट सही है। लेकिन पूछ रहा क्या है? सही नहीं है पूछ रहा है दोस्तों। तो और तीसरा, कार्यालय अध्यक्ष का एक प्रमाण पत्र अभिलेखों के अनुसार दावे भुगतान नहीं किया गया, ये भी सही है दोस्तों। कोषागार से कोई प्रमाण पत्र नहीं लिया जाता है, कार्यालय अध्यक्ष से लिया जाता है। तो 138 में दोस्तों 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ये नहीं है पूछ रहा है। और अपन अभी तक टिक कर रहे थे, वो सभी है पर टिक कर रहे थे, सही जो है उन पर टिक कर रहे थे। लेकिन दोस्तों ये इसका उत्तर 1 नंबर हो जाएगा। सामान्य 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 नियम के रूप में कितनी राशि के चेक जारी नहीं किए जा सकते? दोस्तों 100 रुपए के चेक, 100 से कम, 100 रुपए से कम के चेक जारी नहीं किए जा सकते सामान्य तौर। इसमें 4 रुपए का टैक्स लग गया, यानी कि 104, नियम संख्या 104 में 100 रुपए से कम के चेक जारी नहीं किए जा सकते, ये लिखा हुआ है। नियम संख्या 104 में ये लिखा हुआ है। अच्छा जी दोस्तों, ये स्वीकार नहीं किए जाएंगे सामान्य तौर पर परिसीमन एक्ट के तहत इतने के। अच्छा, ये नियम संख्या कौन सा? 140, क्वेश्चन संख्या 140 देख रहे हैं अपन दोस्तों। तो ये क्वेश्चन संख्या 140 क्या कहता है? पहले तो अपन इसको पढ़ेंगे कि धारा 3 के अधीन परिसीमा अधिनियम 1963 के अनुसूची के साथ पठित धारा 3 के अधीन व परिसीमा से संबंधित विधि के अन्य उपबंधों के अधीन सरकार के विरुद्ध समयबाधित साधारण तौर पर समयबाधित का, वैसे तो दोस्तों इसका स्वीकार नहीं किया जाता सामान्य तौर पर, लेकिन फिर भी विशेष परिस्थिति बनी तो सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से स्वीकृत किया जाएगा, ये भी हो सकता है। लेकिन ऐसा इसमें ऑप्शन में नहीं है, स्वीकृत किए जाए भुगतान से पहले पूर्व जांच आवश्यक होगी, ऐसा नहीं है। हाँ दोस्तों, भुगतान से पहले पूर्व जांच तो सभी में आवश्यक है। समयातीत क्लेम कैसा भी हो, परिसीमन एक्ट में आए या नहीं आए, दावे कोई भी भुगतान विभाग के स्वीकृति के बना नहीं किया जाएगा, ये भी नहीं है दोस्तों। इसमें सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति का वर्णन है, ये भी लागू नहीं होगा। तो दोस्तों इसका उत्तर 1 आ जाएगा।
हेलो, ठीक है। आयकर और बिक्री कर संबंधी कटौती का प्रावधान क्या है? आयकर और बिक्री कर से संबंधित कटौती का प्रावधान क्या है दोस्तों? आयकर और बिक्री कर से संबंधित कटौती का प्रावधान क्या है? तो दोस्तों नियम संख्या 104 तो अपन पढ़ के आए, 100 रुपए से कम के चेक के संबंध में है। नियम संख्या 105 किसके संबंध में है? शुद्ध भुगतान योग्य राशि के संबंध में है। नियम संख्या 105 में क्या कहा गया है? 105 में कहा गया है दोस्तों, शुद्ध भुगतान योग्य राशि। शुद्ध भुगतान योग्य राशि का मतलब क्या है दोस्तों? नियम संख्या 105 में क्या कहा गया है? शुद्ध भुगतान योग्य राशि, यानी कि दोस्तों टैक्स काट के और भुगतान किया जाएगा। शुद्ध भुगतान योग्य राशि का आयकर और बिक्री कर काट करके शुद्ध भुगतान योग्य राशि का क्या जारी किया जाएगा? चेक जारी किया जाएगा। नियम संख्या 105 में ऐसा कहा गया है दोस्तों। ये अपना नियम संख्या अपन ने किसका उत्तर दिया? 141 का उत्तर हो गया। प्रतिदाय के बिलों के संबंध में अंकित किए गए वास्तव में राशि कोषागार में जमा कराई गई तो उससे पहले आहरित नहीं किया गया है। दोस्तों ये क्या है? प्रतिदाय के बिल में वह प्रमाण पत्र कौन अंकित करेगा कि राशि आहरण नहीं किया गया? तो डीडीओ करेगा दोस्तों। सुस्पष्ट शब्दों में आहरण वितरण अधिकारी करेगा। राजस्व वापसी के आदेश स्वीकृता प्राधिकारी के द्वारा कब पुनर्वैध किया जाएगा? 3 माह बाद दोस्तों। 3 माह तक तो वो एक बार वैध होगा, फिर पुनर्वैध कराना पड़ेगा। 3 माह तक भुगतान लेने नहीं आए तो यदि आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह में भुगतान नहीं हो तो पुनरादेश जारी किया जाएगा। तो दोस्तों 143 में 143 में 1 हो गया। ऐसे मामलों में जहां अनुदान ग्रहीता के लेखों की जांच निदेशक स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग राजस्थान द्वारा की जाती है, ऐसे अनुदान के लिए उपयोजना प्रमाण पत्र स्वीकृत पदाधिकारी द्वारा किसे भेजा जाएगा? तो दोस्तों उपयोगिता प्रमाण पत्र जहां पे अंकेक्षण नहीं, अंकेक्षण किया इस निदेशक स्थानीय निधि एवं अंकेक्षण विभाग राजस्थान द्वारा जहां पे अंकेक्षण किया जाता है तो दोस्तों इस विभाग के माध्यम से ही किसके पास भेजेंगे? महालेखाकार के पास। और अगर अंकेक्षण नहीं किया जाता है तो सीधा सीधा कहां भेजेंगे? महालेखाकार के पास। तो दोस्तों अब देखते हैं अंकेक्षण किया जाता है नहीं किया जाता। नहीं किया जाता तो अंकेक्षण नहीं किया जाता तो सीधा महालेखाकार के पास भेजा जाएगा। सरकार से सहायता अनुदान प्राप्त करने की स्थानीय निकाय के लिए अनिवार्य शर्त। सरकार से सहायता अनुदान प्राप्त करने वाले स्थानीय निकाय के लिए अनिवार्य शर्त क्या है दोस्तों? डाकघर में खाता खोलना तो नहीं होगा, सरकारी बैंक में खाता, सहकारी बैंक में, राष्ट्रीयकृत बैंक में नहीं दोस्तों, कोषागार में व्यक्तिगत निक्षेप खाता खोलना होगा। सहायता अनुदान प्राप्त करने की शर्तों में ये लिखा हुआ है स्पष्ट शब्दों में दोस्तों। सक्षम प्राधिकारी द्वारा किस प्रयोजनार्थ विभागाध्यक्ष घोषित किया जाता है दोस्तों? विभागाध्यक्ष घोषित किस लिए किया जाता है? विभिन्न कानूनों को बनाए रखे नहीं दोस्तों। विभाग के कानूनों को बनाए रखना तो कानून व्यवस्था का कार्य पुलिस विभाग का है, कानून व्यवस्था के निदान नहीं। सरकारी सहायता प्राप्त केवल ये उद्देश्य नहीं, प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियों के प्रयोग एवं प्रत्यायोजन के लिए दोस्तों। ये ऑप्शन सी होगा इसका। दोस्तों नियम संख्या 3 के अंतर्गत अधीन राजपत्रित अधिकारी के बिलों पर हस्ताक्षर तो दोस्तों कार्यालय अध्यक्ष ही करेगा, और अन्य व्यक्तियों के बिलों पर हस्ताक्षर कौन करेगा? डीडीओ करेगा। तो दोस्तों यहाँ पे राजपत्रित अधिकारी का वर्णन किया गया है के तहत। तो बिलों पर हस्ताक्षर कार्यालय अध्यक्ष ही करेगा। सामान्य वित्तीय लेखा नियम के खंड 1 में दिए गए दोस्तों राज्यपाल द्वारा अनिवार्य कार्यकारी आदेश दोस्तों जो अपन पढ़ रहे हैं ये खंड 1 से संबंधित ही नियम है। सामान्य वित्तीय लेखा नियम के जो नियम अपने सिलेबस में शामिल है ना, ये खंड 1 से संबंधित ही है सभी नियम।
राज्य सरकार की प्राप्तियों की ऑनलाइन जमा लेखा प्रणाली कहलाती है दोस्तों, ई ग्रास कहलाती है ये। और दोस्तों आज की क्लास का अपना अंतिम क्वेश्चन ई ग्रास है। ई ग्रास है तो दोस्तों जी से क्या होगा, सरकारी होगा, गवर्नमेंट रिसिप्ट अकाउंटिंग सिस्टम, तो सरकारी प्राप्ति लेखा प्रणाली होगा इसका। दोस्तों आज अपन ने जो क्वेश्चन पेपर सोल्व किया है दोस्तों, एक एक क्वेश्चन अपन ने सोल्व किया है आराम से, लेकिन थोड़ा सा मैंने जल्दी में कराया है क्योंकि दोस्तों इसमें ज़्यादा कुछ समझाने का नहीं थे। ये ऑप्शन तो ये सीधा लिखा हुआ है वहाँ पे, तो आपको एक एक ऑप्शन पे निष्कर्ष डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं थी तो कुछ क्वेश्चनों पे। लेकिन हाँ दोस्तों ये स्तर का पेपर था, लेवल का पेपर था दोस्तों। धन्यवाद, आज की क्लास में इतना ही, बाकी अगला देखेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद दोस्तों।